दोस्तों नमस्कार। आज हम सीनियर सिटीजन के बारे में वो बातें आपको बताने वाले हैं जो सभी सीनियर सिटीजन्स को जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि उनके अधिकार क्या क्या हैं और कहाँ हैं, कहाँ लिखे पड़े हैं। यह लिखे पड़े हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में, जिसके तहत आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, अतिरिक्त सुविधाओं का प्रोविज़न है, आपकी देख रेख के लिए प्रोविज़न किया गया है। लेकिन होता क्या है कि दुनिया भर का तो प्रचार हो जाएगा, लेकिन जो अधिकारों की बात है उसके बारे में हम बहुत कम जानकारी रखते हैं। बहुत लोगों को होगी जानकारी, लेकिन आज भी बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि सीनियर सिटीजन को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। इस वजह से वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। जी हाँ, तो 2007 में जब सीनियर सिटीजन एक्ट बना, वो सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बना। इसमें कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव इसलिए नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सीनियर सिटीजन एक्ट कोई हिंदू एक्ट की तरीके से नहीं है, जैसे मोहम्मडन लॉ अलग कहीं कहीं पर लागू होता है सक्सेशन के मामले में। उसमें इस तरीके की कोई बात नहीं। वो प्रत्येक निवासी जो भारत का मूल निवासी है उसके लिए सीनियर सिटीजन एक्ट लागू होता है। तो मैं सीधे आता हूँ अपने पॉइंट पे। है क्या कि आमतौर से देखा जाता है जब तक आप नौकरी करते हो या कोई व्यवसाय करते हो या शरीर से आप स्वस्थ हैं, जब तक आप युवा रहते हैं तब तक आप आमदनी भी आपकी बढ़िया होती रहती है। लेकिन जब आप रिटायर होने के आसपास होते हैं, हो जाते हैं, धीरे धीरे शरीर कम काम करता है, घर में आप रह जाते हैं उस मकान में जिस मकान को आपने खुद बनाया है। अमूमन ऐसा ही होता है। तो उन लोगों की चर्चा जरा आज मैं कम करूंगा जो दूसरों से परेशान हैं। आज मैं चर्चा उन लोगों की ज़्यादा कर रहा हूं कि जो खुद के लोगों से, खुद के परिवार से ही परेशान हैं। उनसे अधिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं सीनियर सिटीजन है कौन। उसमें जो मेंशन है, भारत का वो नागरिक जो 60 वर्ष हो गया है, 60 वर्ष का, वो सीनियर सिटीजन है। लेकिन महिलाओं के मामले में ये आयु सीमा 58 वर्ष है। आप इसको कहीं पेंशन से मत जोड़िएगा कि पेंशन मिलने लगी किसी को। मान लीजिए कोई आदमी आर्मी में काम करता है, वो 15 साल नौकरी की और रिटायर हो गया तो उसको आर्मी की पेंशन मिलने लगी तो सीनियर सिटीजन हो गया। ऐसा नहीं है। सीनियर सिटीजन का जो है पेंशन से और कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि पेंशन कभी 60 पर भी मिलती है, जुडिशरी के मामले में 65 साल में भी मिलती है, टीचर्स के मामले में 62 साल पे मिलती है। इसलिए इसका पेंशन से लेना देना नहीं। आयु सीमा निर्धारित की गई सीनियर सिटीजन एक्ट में। तो आप ये समझ लें कि अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, रेलवे की क्यू में जाते हैं टिकट लेने के लिए, तो पता चला जिनको नहीं पता वो सब एक लाइन, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, वहाँ खड़े हैं आप उसमें। आपको वहाँ नहीं खड़े होना है। सीनियर सिटीजन की क्यू अलग होती है। वैसे तो क्यू एक है वहाँ, लेकिन सीनियर सिटीजन की लाइन अलग होती है। कहीं कहीं पर लाइन नहीं बनी है, आप गए, आप भी खड़े हो गए। तो किसी विभागीय आदमी के पास में, न तो बैंक वाले के पास इतनी फुर्सत है अपने काम से कि आपको कहेंगे नहीं साहब आपकी लाइन अलग है, या कोई रेलवे वाला आपको बैठ बताओ आप खड़े हैं तो खड़े हैं, ठीक है, आप आएगा नंबर आएगा, आपका काम कर देंगे। लेकिन आपको ये जानना है कि आपकी क्यू अलग होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन ही 15-20 आ गए तो उनकी लाइन अलग होती है, लेकिन सामान्य लाइन से ये लाइन फिर भी छोटी होती है। दूसरी बात, अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ये प्रचारित रहता है कि साहब रेलवे ने ये रियायत दी, वो रियायत दी सीनियर सिटीजन को। भाई साहब, फिलहाल आज की तारीख में कोई इस तरीके की रियायत, वित्तीय रियायतें नहीं हैं। जब से ये सरकार आई तब से वित्तीय रियायतें कुछ बंद की गई थी, तब से बंद ही हैं। मतलब टिकट में जो कंसेशन था 40% का, फिलहाल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके सीट के मामले में, कि आपको सीट बिल्कुल किनारे की, नीचे की मिलनी चाहिए या बिल्कुल लोअर मिलनी चाहिए, या जो है प्रायोरिटी की, ये सब चीज़ें अभी उसमें हैं। दूसरी बात और बता दें आपको, जो लोग अपने ही घर में हैं तो वो समझ लें कि उनका ये अधिकार है अपने बच्चों के ऊपर कि वो भरण पोषण के मामले में उनको, बच्चों का ये दायित्व बनता है और उनका ये पूरी ड्यूटी है कि उनके घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले जितने भी सीनियर सिटीजन हों, चाहे उनके माता पिता हों, चाहे उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हों, यानी बाबा और दादी हों, अथवा सौतेले माता पिता हों, इसको ठीक से समझ लीजिए, सौतेले माता पिता भी हों, अगर एक ही छत के नीचे रहते हैं तो आपका ये दायित्व है कि आप उनको भोजन, दवा, ये सब चीज़ें समय पर देंगे, और भोजन वो देंगे जो उसकी, उनको स्वास्थ्य के अनुसार जो उनको उचित है। ये आपका दायित्व है और उनका ये अधिकार है। उसमें ये नहीं है कि साहब ये सौतेले है तो ये क्या है। कभी कभी पता चला किसी महिला ने दूसरी शादी कर ली या पुरुष ने दूसरी शादी कर ली,
अब पहली वाली पत्नी के जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं, सबका दायित्व भाई साहब आता है। पता उनकी माँ नहीं है, उनके पिताजी नहीं, वो समझ रहे हैं ये सौतेले माँ है, ये सौतेले पिता, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी सीनियर सिटीजन है, सौतेले माँ बाप के बारे में भी यही पूरे नियम लागू हैं जी। अब एक चीज़ और आपको बता दें, अक्सर आपने देखा होगा घरों में, जब कभी भी किसी वरिष्ठ आदमी को घर में परेशानी होती है, पता चला अक्सर होता है कि बेटे की शादी हो गई, अब अमूमन देखा गया, तो उसके बाद में बहुएं जो है सीनियर सिटीजन को लाइबिलिटी समझ करके तिरस्कृत करती हैं, ठीक से खाना नहीं देती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, तमाम समस्याएं होती हैं। तब सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, अमूमन या तो भुगतते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, अथवा वो जब कभी शिकायत करते हैं तो उनको अपने लड़के से ही शिकायत रहती है, तो वो लड़के के खिलाफ अपना जो एप्लीकेशन दे आते हैं, ये करते हैं। ये प्रैक्टिकल आजकल जो हो रहा है। मैं आपको ये याद दिला दूं, सीनियर सिटीजन को याद दिला दूं कि आपके ये अधिकार कहां कहां तक हैं, केवल लड़के तक सीमित नहीं है। ये अधिकार आपके बेटियों पर भी लागू होते हैं। वो भी नहीं, वो बेटियां ये नहीं कह सकती साहब मेरी शादी हो गई, अब हमसे कोई मतलब नहीं। बहुत स्पष्ट आपको बता दूं, ये बेटियों का भी दायित्व तो है। अब स्थिति देखिए जरा सर, मान लीजिए किसी की यहाँ बेटी भी है और बेटा भी है, बेटी की शादी हो गई और बेटा जो है कहीं दुष्ट हो, वो तो अलग का विषय है, जो संख्या में ऐसा ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ बेटे की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो रोटी बड़ी मुश्किल से अपनी कमा पाता है, बाल बच्चों के लिए बहुत मुश्किल से, तो वो क्या आपका काम करेगा, और उधर बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं अच्छी जगह सरकारी सेवा या कहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि बेटी का भी ये दायित्व है, उसको करना ही पड़ेगा। ऐसा ये प्रोविज़न है सीनियर सिटीजन एक्ट में, तो इसको ध्यान रखें। इसमें ये न सोचें कि लड़के पर ही है या लड़की पर ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं करें क्या, तो मैं स्पष्ट बता दूं, जब कभी भी इस समस्या से आप ग्रस्त हों, भगवान न करे पहले कह दूं कि प्रभु न आपके ऊपर ऐसी स्थिति आए, तो अगर आपको ये स्थिति आए कि आप अपने ही मकान में तिरस्कृत हो रहे हैं, टाइम से भोजन नहीं मिल रहा, टाइम से दवाई नहीं मिल रही है, 4 गालियां आपको बिना बात के बच्चे दे रहे हैं, तो आप एक आवेदन पत्र देंगे। सबसे पहले आप कोर्ट में भी जा सकते हो सीधे सीधे, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो जिसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं उनके आवेदन पत्र दें सबसे पहले। अब आप कहेंगे, बहुत लोग कहते हैं अरे साहब इससे क्या होता है, आजकल तो साहब कुछ कोई सुनता ही नहीं। अरे एक एप्लीकेशन दे के देखो तो पता चले आपको कैसे होता है। जब तक आपके ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, आप बिल्कुल कानून की व्याख्या व्हाट्सएप पर लोग बैठे बैठे किया करते हैं। लेकिन जिस दिन एक एप्लीकेशन किनारे लग गई आपके अगेंस्ट में, आपके दरवाजे जैसे खाकी कमीज पहने हुए, खाकी ड्रेस पहने हुए पुलिस का सिपाही दरोगा छोड़िए होमगार्ड तक आ जाए, तो भाई साहब तब आपको पता चलेगा कि कानून देश में क्या है। यह चीज़ आप बहुत स्पष्ट समझ लें। आप देख रहे होंगे कि साहब ये जो है ओल्ड एज होम कितने आजकल बढ़ रहा है भारत में, जहाँ की संस्कृति के बारे में लोग विदेशों में भी बड़ा हवाला देते हैं कि यहाँ लोग बड़े बढ़िया हैं और एक ही शादी करते हैं विशेष करके और पूरे जीवन निभाते हैं, और बल्कि उसको 7 जन्म निभाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके की बातें कही जाती हैं और काफ़ी हद तक यह है भी। लेकिन हर घर में बच्चे लोग बुजुर्गों को सताते हो ऐसा नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, जब कभी ओल्ड एज होम में आप जाएँ, घूमने के लिए जाएँ, भगवान न करे आपको जाना पड़े, आप देखेंगे तमाम तरीके से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वहाँ आते हैं, भोजन वितरण करते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं। वहाँ आपको ऐसा नहीं है कि सब तरीके के गरीब लोग ही मिलेंगे, वहाँ आपको अच्छी सेवा में रहे हुए लोग, सरकारी सेवा में रहे हुए लोग, मल्टीनेशनल कंपनी में रहे सेवारत लोग, वो लोग भी मिलेंगे वहाँ, और कतिपय कारणों से अपनी पहचान छिपा करके वहाँ रहते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। अब सवाल ये हो क्यों रहा है, एक बात मैं बता दूं कि ये सब हो क्यों रहा है। मैं आपको स्पष्ट अपना ओपिनियन बता सकता हूं भाई साहब, ये बात संस्कृति की नहीं है, ये बात आपकी भी, आप भी इसमें कुछ हद तक दोषी हैं, और हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये भी भाई साहब बहुत हद तक दोषी है। दोषी इस वजह से है कि आज के युग में मोबाइल तो छोटे बच्चे चला लेते हैं, कंप्यूटर चलाना जान गए, हाईटेक हो गए, लेकिन किसी को भारत के महापुरुष रामकृष्ण की और इन सब चीज़ों की, महापुरुषों की बातें न बताई जाती हैं, न पढ़ाई जाती। सिलेबस से तो गायब हो गई, सिलेबस से गायब हो गई, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आप कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी तो है नहीं, ना कोई शिक्षा मंत्री हो, आपके अधिकार में नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते थे जो आपने नहीं किया? आप जो कर सकते हैं बाकी लोग सुन लें, जो युवा हैं जिनके बच्चे छोटे हैं वो तो कर सकते हैं। आज की तारीख में अगली पीढ़ी, आपको न जाना पड़े वहाँ, आप अपने बच्चों को
रामायण और गीता की बात पढ़ाएं घर में, वहाँ उनको वही साइंस ही पढ़ने दें। आप ये कतई मत सोचिएगा कि रामायण की बातें और गीता की बातें ये पढ़ कर के आपके बच्चे आउटडेटेड हो जाएंगे, बैकवर्ड हो जाएंगे, पिछड़े हो जाएंगे, लोग इनको चढ़ाएंगे। भाई साहब बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बच्चे आपको कभी लेकर के ओल्ड एज होम नहीं जाएंगे। और अगर यही रहा, जैसा कि मैं कह रहा हूं, अगर आपने ऐसा करना शुरू किया तो ओल्ड एज होम बंद भी हो सकते हैं। भारत में ओल्ड एज होम ये गरिमा की बात नहीं है, ये कलंक की बात है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपने बच्चों को वो चीज़ें बताएं जिसमें भगवान श्री राम अपने पिता के जरा सा कहने पर जंगल चले गए। कह देते कि भाई तुमने प्रॉमिस किया था कैकेयी से, हम कहे को जाएं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज की स्थिति यह है कि पिता पुत्र के ऊपर, पुत्र पिता के ऊपर, भाई भाई के ऊपर मुकदमा कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए, पता नहीं काहे के लिए। वहां एक भाई जंगल चला जाता है, भगवान श्री राम जंगल चले गए। दूसरे भाई गद्दी में नहीं बैठे, भरत जी खड़ाऊ ला करके रख दी। मैं यार रामायण पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सीधे पीड़ा जो है वो बयां कर रहा हूं, समाज की, खुद देखी हुई, अपने आंखों से भी कुछ देखी हुई और कुछ समझी और महसूस की हुई, जिसको आप भी महसूस करते होंगे। तो हमारा आपसे केवल यही निवेदन है कि एक तो आप सीनियर सिटीजन एक्ट में, अभी और भी ढेर सारे प्राविधान है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगली बार फिर आपको बताएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं और आप उन अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करें। और ये भी समझ लीजिए कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, और आखिरी बात आपको बता रहा हूँ इस वीडियो की, कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और इनकम टैक्स नहीं देते हैं, ना देने का मतलब ये नहीं कि ITR फाइल नहीं करते हैं, कोई बेईमानी की बात मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, आप 1 रुपया भी इनकम टैक्स देने के पात्र नहीं है, मतलब आपकी आमदनी या नहीं इतनी है, तो प्रत्येक सीनियर सिटीजन निःशुल्क चिकित्सा का पात्र है और उसका ये अधिकार है कि उसको निःशुल्क चिकित्सा मिलनी चाहिए। ये अलग बात है कि आयुष्मान कार्ड जो बने हैं ये सीनियर सिटीजन के लिए जिसका प्रावधान किया गया है, उनमें आयु जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज तक की जो व्यवस्था है उनमें 70 प्लस रखी गई, यानी कि 70 वर्ष की आयु रखी गई है। और उसका जो खर्च है इलाज का, उसकी सीमा 5 लाख रखी गई है। ये भी एक अतिरिक्त बात मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, इस बार फिर बता दूँ आपको कि सरकार द्वारा ही एक अन्य समिति जो है जिसने अध्ययन करके अपनी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी हैं कि ये जो आयु सीमा है 70 से घटा करके 60 वर्ष कर दी जाए, और जो इसकी खर्च की सीमा है 5 लाख की, इसको बढ़ा के 10 लाख किया जाए। हालांकि इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, कुछ न कुछ तो निर्णय आएगा ही, वो मैं आपको फिर बताऊंगा अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।